नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। लास्ट वीडियो तक हमने मौर्य वंश को ख़त्म कर लिया था। उसके आगे आज हम गुप्त वंश और हर्षवर्धन को देखेंगे। उसके बाद के वीडियो में फिर हम सल्तनत काल आदि को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के आपके दो वीडियोज़ हैं, उन दोनों वीडियोज़ को देखकर इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। तो जो गुप्त वंश का कार्यकाल था वो कब से कब तक था, जो उनका समय काल है वो कब से कब तक है, 275 से 550 ईस्वी तक। ठीक है। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? महाराज श्रीगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। तो 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन, जो कि किसका शासक था? वाकाटक वंश का शासक था। कन्नौज को महोदया, महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया जाता है। तो महोदया या महोदयाश्री अगर आपसे पूछा जाए तो किसी स्त्री को नहीं कहा जा रहा है, ये है ना। जैसे नॉर्मली ये वर्ड किसी महिला के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये किनको कहा जा रहा है? कन्नौज को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। देखिए, जहाँ पर भी किसी बुक या ऑथर का नाम आए वहाँ पर अलर्ट हो जाइए। ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है। और इसको क्या कहा है? और इन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारतीय नेपोलियन कहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास और लोगों ने लिखा, नहीं तो होना क्या चाहिए? उल्टा होना चाहिए था कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वो किसके बारे में सूचना देता है? समुद्रगुप्त के बारे में। या आपसे उलट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के बारे में सूचना कहाँ से मिलती है? तो इलाहाबाद का जो अशोक का स्तंभ अभिलेख है उससे। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेड ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। देखिए, इसका मतलब है कि जैसे पुराने टाइम में जो राजा के दरबार में जो उनके लोग होते थे वो राजाओं का महिमा मंडन करते थे, वो कि हमारा राजा इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है, इतना महान है ना। तो उसी टाइप का कुछ तो किसने किया है? हरिशेड ने किसके लिए किया है? समुद्रगुप्त के लिए। और इस वर्णन को क्या कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। ठीक है। शक विजेता किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय या रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। तो शक सत्ता का उन्मूलन किसने किया था? रुद्र सिंह तृतीय ने। और किसको हराकर किया था? किसको हराकर? 5वीं सदी में प्रथम दशक में परास्त विक्रमादित्य। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। तो शकारी किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और शकारी का क्या मतलब होता है? शकों को हराने वाला। ठीक है। या शकों पर विजयी होने वाला। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त ने। किस उपलक्ष्य में? शकों को हराने के उपलक्ष्य में।
हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ठीक है, तो हूणों का पहला आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और स्कंदगुप्त ने इनको बुरी तरह से क्या किया था? हरा दिया था। किनको? हूणों को। ये तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हूणों और स्कंदगुप्त की लड़ाई में किसकी विजय और किसकी पराजय हुई थी। तो स्कंदगुप्त विजयी था और पराजित कौन हुए थे? हूण पराजित हुए थे। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार तथा साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति क्या है? गुप्त काल का एक बंदरगाह है जो कहाँ पर है? बंगाल में स्थित था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, गुप्त काल के वस्त्र उत्पादन के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? एक ऑप्शन आपको कोई और दे देगा और 3 गुजरात, बंगाल, दक्कन या तमिलनाडु में से दे देगा। ठीक है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तो धन्वंतरी किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। और ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। तो चरक कौन थे? चरक किससे संबंधित है? चरक भी आयुर्वेद से संबंधित है। और ये किसके राज दरबार में थे? कनिष्क के राज दरबार में थे। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता। किनकी पुस्तक है ये? चरक की। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो जो आपके भास्कराचार्य हैं ये खगोल विज्ञान और गणित से संबंधित हैं। इनकी जो पुस्तकें या इनके जो ग्रंथ हैं उनका नाम है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। याद रखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती किसके हैं? भास्कराचार्य के हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। तो दीनार क्या है? गुप्त काल में चलने वाली स्वर्ण मुद्रा या गुप्त काल में चलने वाले सोने के सिक्के। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। देखिए, फाहियान था, एक चीनी यात्री था। वो भारत के बारे में, भारत को जानने के लिए भारत आया था और उसने अपना जो ग्रंथ लिखा, जो अपनी पुस्तक लिखी, उसमें ये बताया कि जो भारत के उस समय के लोग थे वो दिन प्रतिदिन की चीज़ों को खरीदने या बेचने के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते। जैसे वर्तमान समय में हम रुपयों का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही वहाँ उस समय में क्या चलता था? कौड़ियाँ चलती थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त होता है। तो कई विद्वानों में मतभेद रहता है कि सती प्रथा हमारे समाज में थी कि नहीं थी। तो इसकी इसकी पुष्टि किससे होती है? एरड़ अभिलेख से। ठीक है, कि एरड़ अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा थी। एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी का है जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। किससे? एरड़ अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान या सबसे ज़्यादा अनुदान किसने दिया है? जो भूमि का भाग है या ग्राम है वो गुप्त शासकों ने दिए थे। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि जो कला का, साहित्य का जो स्वर्णिम युग था, मतलब जिस टाइम पे कला और साहित्य अपने चरम सीमा पर था, वो काल कौन सा था? गुप्त काल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग तथा बिद बिदकमा गम कहते कहा गया है। ठीक है, किसको? सिंचाई को।
गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। तो आपको एक शब्द दे देंगे कौशेय से, आपका कौशेय से क्या तात्पर्य है? तो कौशेय क्या है? रेशम है कौशेय। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तो वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के उपकरणों और लोहे के यंत्रों के लिए। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। तो भारत में दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता कौन था? तोरमाड़। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो भारत में जो शतरंज का खेल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। और गुप्त काल में शतरंज के खेल को क्या कहते थे? चतुरंग कहते थे। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। देखिए, पहले भारत में था, भारत से फैलते फैलते ये ईरान में पहुंचा और धीरे धीरे ये ईरान से यूरोप पहुंचा। ठीक है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये हम आगे पढ़ चुके हैं कि कौन से ऋषि ने या किसने कौन सा दर्शन दिया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया है। उन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। देखिए, ये एक नया पॉइंट है कि अक्षपाद किसे कहा जाता है? गौतम को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका गुप्त वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर एवं स्थिति। उस समय जो प्रसिद्ध निर्माण हुए वो। ठीक है। अजंता एवं एलोरा गुफा, ये कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है। अगर आप स्टेट भी याद रख लेंगे तो आपको क्वेश्चन टिक करने में काफ़ी आसानी रहेगी। सांची का स्तूप सभी को पता है कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जिसको काला पैगोडा भी कहते हैं, कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। देखिए, जब काली मंदिर आएगा तो इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, जो देवी काली की पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ है? गिर सोमनाथ गुजरात में। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें से जो एलोरा की गुफा है, कैलाश मंदिर उसमें बना हुआ है। त्रयंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। और ये देखिए, ये जो ब्रह्मा मंदिर है, ये एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हैलेबिड कर्नाटक में। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये तो सारे शायद हिंदुओं को पता होगा। खजुराहो मंदिर कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा गुप्त काल खत्म होता है और अब हम किस पे चल रहे हैं? हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। यानी कि हर्षवर्धन के समय में राजधानी क्या थी? थानेश्वर। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी कहाँ बना दी? कन्नौज बना दी। हर्षवर्धन के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। तो महामोक्ष परिषद क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में हर 5वें साल प्रयाग के संगम में एक समारोह होता था, वही क्या है? महामोक्ष परिषद है। हेनसोंग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। देखिए, हेनसोंग कौन था? एक चीनी यात्री था जो किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अब देखिए, याद करना आसान है, हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसोंग। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसोंग के भारत आगमन की है।
अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ ग्रंथ लिखा है जिससे जिसे सियूकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। देखिए आपसे पूछा जाता है हेन स्वांग का ग्रंथ कौन सा है या हेन स्वांग की पुस्तक कौन सी है, तो क्या है, सियूकी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हेन स्वांग को। आए बहुत सारे यात्री थे लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख था या जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया की हिस्ट्री में, वो कौन था, हेन स्वांग था। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यह यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो उस समय वहाँ के कुलपति या वहाँ के प्रमुख कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में रेशम वस्त्रों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी और सूती वस्त्रों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी। तो रेशम वस्त्रों के लिए वाराणसी और सूती वस्त्रों के लिए मथुरा। और ये बताया किसने है, हेनसांग ने बताया है। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू नाम से किया है। देखिए जितने भी चीनी लेखक भारत आए थे उन्होंने भारत को क्या कहा है, यिनतू या थियानतू कहा है। यहाँ पर आपका हर्षवर्धन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका राजपूत काल स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।